वालेकुम। मैं हरून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और ईएसआर। देखते हैं ईएसआर क्या है। ईएसआर और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द एटम्स हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है। ESR was invented by Zavorsky in 1944। ESR जो है इसको डेवलप किया था Zavorsky ने 1944 में। ESR is also known as EPR। EPR stand for इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि ये ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। पैरामैग्नेटिक मीन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रिंसिपल देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ESR spectroscopy is based on the absorption of microwave radiation by unpaired electron when it is exposed to a strong magnetic field। ये ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बेस करती है अब्जॉर्प्शन पे, जो अब्जॉर्ब कर रहे हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव रेडिएशन, और कब, जब हम इनको एक्सपोज करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल यूज़ कर रहे होंगे एक एटम के लिए, वो स्प्लिट हो जाएंगे मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नीट्यूड होगा स्प्लिटिंग का, मीन के वो जो एनर्जी लेवल हैं वो जो स्प्लिट हो रहे होंगे, उनके जो मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। फोर्थ प्रिंसिपल है इसका, द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम वन स्प्लिट लेवल टू अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो हम एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे एक लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में। दिस एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज क्रिएटेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है, ये कौन दे रहा होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे रही होगी। ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन, और इसी को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। मीन के इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन ऑब्जॉर्व करके दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा। ग्राफिकल स्प्लिटेशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इधर एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इधर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो जो ही इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये स्प्लिट हो जाएगा टू एनर्जी लेवल्स में, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है -1/2 से, और जो हायर एनर्जी लेवल है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है MS = +1/2 से। अब देखते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस कैन आल्सो अकर विदाउट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम मीन के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस होगी फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर स्पिन। ये इंट्रैक्शन होगी किस किस के दरमियान? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर स्पिन के दरमियान। ठीक है। सच रेजोनेंस प्रोड्यूसेस फाइन एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। ऐसी जो रेजोनेंस है ये फाइन एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर देखिए, हाइपर फाइन एक नेम समझ लें। ठीक है। The interactions between an unpaired electron and a nuclei is known as hyperfine interaction। इस इंट्रैक्शन को हम हाइपरफाइन इंट्रैक्शन कहेंगे। मीन के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन तब इंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लाई के दरमियान। ठीक है। ये हम फॉर एग्जांपल समझते हैं कि ये हमारे पास है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसके दो एनर्जी लेवल हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है। और ये हमारे पास एक समझ लें न्यूक्लियस के दो एनर्जी लेवल हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है। जब ये इन दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान इंट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ से इस तरफ, और जब इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान इंट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ से इस ऑर्बिटल की जानिब, इस एनर्जी लेवल की जानिब। ठीक है। इस इंट्रैक्शन को हम हाइपरफिन इंट्रैक्शन भी कहेंगे, और जो स्पेक्ट्रा इस इंट्रैक्शन की वजह से ड्राइव होगा उस स्पेक्ट्रा को हम हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा भी कहेंगे। ठीक है। अब ये जो हाइपरफिन स्प्लिटिंग है, इसको हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं। इसको हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन और ये जो न्यूक्लियाई की स्पिन है, इन दोनों स्पिन के इंट्रैक्शन की वजह से ये, क्योंकि ये हाइपरफिन इंट्रैक्शन क्रिएट हो रही होगी, वजूद में आ रही होगी, इस वजह से हम इसको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन देखते हैं ESR की। देयर आर 8 मेन पार्ट्स in the construction of an ESR. The first one is klystron, the second one is waveguide, attenuators, isolators, sample cavities, detectors, magnet system, and the eighth one is display devices। तो अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ESR, इसमें फर्स्ट हमारे पास है क्लाइस्ट्रॉन। क्लाइस्ट्रॉन एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। ये हमारे पास एक सोर्स है रेडिएशन का। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज अप्लाइड टू क्लाइस्ट्रॉन।
जो फ्रीक्वेंसी होगी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की, मीन कि जो रेडिएशन हम यूज़ कर रहे हैं इस ईएसआर में, वो किस तरह डिटरमाइन होगी, उस वोल्टेज से डिटरमाइन होगी जो कि हम अप्लाई कर रहे होंगे क्लाइस्ट्रॉन को, ठीक है। The second one is waveguide in construction. Waveguide is put between oscillator and attenuator to know the frequency of microwaves produced by klystron oscillator. वेवगाइड को हम पुट करते हैं ओसिलेटर मीन के क्लाइस्ट्रॉन ओसिलेटर एंड एटेनुएटर और एटेनुएटर के दरमियान टू नो द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए, मालूम करने के लिए ऑफ माइक्रोवेव्स, वो जो माइक्रोवेव में होगी जो प्रोड्यूस की जा रही होगी क्लाइस्ट्रॉन ओसिलेटर से, ठीक है। वेवगाइड का बेसिक फंक्शन क्या हो गया कि मालूम करना है कि फ्रीक्वेंसी जो हम यूज़ कर रहे हैं ईएसआर के लिए, उसके डिटर्मिनेशन के लिए हम वेवगाइड को यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास है एटेनुएटर। द पावर प्रोपेगेटेड डाउन द वेवगाइड may be decreased by the attenuator by inserting a piece of resistive material. एटेनुएटर का काम क्या है कि ये पावर को डिक्रीज करेगा, मीन कि वो जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे होंगे अगर उस वो हाई क्वालिटी में होगी तो इसको डिक्रीज करने के लिए ये एक रेजिस्टिव मटेरियल जो है वो इंसर्ट करेगा। किस में इंसर्ट करेगा, ये वेव गाइड में एटेनुएटर एक रेजिस्टिव मटेरियल इंसर्ट करेगा। उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन कम की जा सकती है, उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन कम की जा सकती है। फोर्थ है हमारे पास आइसोलेटर्स। आइसोलेटर का क्या काम है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रोवेव बैक इनटू द रेडिएशन सोर्स। ये क्या काम करता है, ये महफूज बनाता है रिफ्लेक्शन को, ये जो माइक्रोवेव पावर से जनरेट हो रही होती हैं इनको रेडिएशन सोर्स में जाने से, ठीक है। ये रेडिएशन सोर्स में नहीं जाने देता रिफ्लेक्शन इन माइक्रोवेव पावर की। मेन के रेडिएशन सोर्स कौन सा हमारे पास, क्लेस्ट्रॉन, तो ये क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर में बैक नहीं जाने देता माइक्रोवेव पावर की रिफ्लेक्शंस। फिफ्थ हमारे पास ईएसआर की कंस्ट्रक्शन में है सैंपल कैविटी। सैंपल कैविटी इज़ अ प्लेस वेयर सैंपल ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्लेस्ड इन द ईएसआर। ऐसा सैंपल जिसके हमने डिटर्मिनेशन करनी है, जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे होंगे, उसको प्लेस करेंगे हम सैंपल कैविटी में। नाम ही जाहिर कर रहा है कि सैंपल ही इधर प्लेस करेंगे, ठीक है। डिटेक्टर है हमारे पास सिक्स्थ। अ सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर इज़ यूज। वो जो डिटेक्टर है वो किसका बना हुआ होगा, सिलिकॉन का, ठीक है। इसका काम क्या होगा, विच कन्वर्ट्स द रेडिएशन इनटू डीसी, जो रेडिएशन को कन्वर्ट करेगा डीसी मीन के डायरेक्ट करंट में, एंड सेंड्स इट टू डिस्प्ले स्क्रीन, और ये इसको डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ सेंड करेगा और डिस्प्ले स्क्रीन जो है वहाँ पे स्पेक्ट्रा ड्रा करेगा। तो हमारे पास ईएसआर की कंस्ट्रक्शन में मैग्नेट सिस्टम। दिस सैंपल कैविटी इज प्लेस बिटवीन द मैग्नेटिक सिस्टम इन एन ईएसआर। हम सैंपल कैविटी को मैग्नेटिक सिस्टम के दरमियान में प्लेस करते हैं एक ईएसआर में, ठीक। एट है हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन ड्रा द स्पेक्ट्रा बाय द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द डिटेक्टर। ये क्या करता है, ये ड्रा करता है स्पेक्ट्रा जो कि सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं डिटेक्टर से, और इस स्पेक्ट्रा से हम स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं और स्पेक्ट्रम से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस सैंपल के बारे में। अब देखते हैं ईएसआर की कंस्ट्रक्शन डायग्रामेटिक और इसकी वर्किंग भी डायग्रामेटिक, ठीक है। ये हमारे पास है क्लाइस्ट्रॉन, ये हमारे पास आइसोलेटर, ये हमारे पास काम कर रहा होगा वेव गाइड, ये अटेनुएटर, ये सैंपल कैविटी, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और ये पावर सप्लाई जो दी जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड को, ये आइसोलेटर के तौर पे काम कर रहा होगा, ये डिटेक्टर, और ये हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। क्लाइस्ट्रॉन हमारे पास जो वाहिद सोर्स होता है रेडिएशन का एक ईएसआर में, वो होता है जी हमारे पास क्लाइस्ट्रॉन। क्लाइस्ट्रॉन से क्या होता है, क्लाइस्ट्रॉन जनरेट करता है रेडिएशंस, रेडिएशंस इधर से मूव आउट करती हैं और ये इंटर होती हैं आइसोलेटर्स में, ठीक है। अब आइसोलेटर का क्या काम है, आइसोलेटर जो अनफेवरेबल फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती हैं, अनफेवरेबल फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती हैं, उनको ये आइसोलेट कर लेता है, और इन बाकी जो फेवरेबल रेडिएशंस होंगी उनको सेंड कर देगा किसके पास, वेव गाइड के पास, ठीक है। वेव गाइड इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा, इनकी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो ये सेंड कर देता है फिर आगे अटेनुएटर के पास। अटेनुएटर जब ये देखता है कि इसमें जो अनफेवरेबल रेडिएशंस वाली फ्रीक्वेंसी कुछ रह चुकी होंगी आइसोलेटर के बाद, ठीक है, उनको एटेनुएटर कैसे डिक्रीज करेगा, एटेनुएटर जो है ये क्लाइस्ट्रॉन में कोई ना कोई पीस इंसर्ट कर देगा ऐसा जो कि इन रेडिएशंस को कम करे, ठीक है। जब इन रेडिएशन को कम किया जाता है तो फिर ये रेडिएशन जो है वो सेंड की जाती हैं टू द सैंपल कैविटी, ठीक है। इधर हमारे पास सैंपल पड़ा होता है जिस पे ये रेडिएशन फॉल करवाई जाती हैं, ठीक है।
जब ये रेडिएशन फॉल की करवाई जा रही होंगी उस दरमियान में हमें हमें पावर सप्लाई से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पुट करनी होती है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम रेडिएशन फॉल करवाते हैं एक अपने सैंपल पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर रेडिएशन जो है ये बैक जाती हैं और बैक कहाँ पे आइसोलेटर की जानब, ठीक है। अटेन्यूएटर इन रेडिएशंस को जो बैक जा रही होंगी इनको इधर जाने नहीं देगा, ठीक है, इधर स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो ये रेडिएशंस जाती हैं फिर हमारे आइसोलेटर के पास। आइसोलेटर ऐसी रेडिएशंस जो अनफेवरेबल होती हैं डिटेक्टर के लिए उनको आइसोलेट कर देता है, और बाकी जो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन जो हैं जो आ रही होते हैं सैंपल से वो सेंड कर देता है डिटेक्टर पे। डिटेक्टर क्या काम करता है? डिटेक्टर डिटेक्ट करता है उन रेडिएशंस को, उन उन फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को, ठीक है, डिटेक्ट करता है जो ऑब्जर्व हुई होती हैं एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाली एटम या मॉलिक्यूल पे, ठीक है। ये हमने अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला एटम या मॉलिक्यूल सैंपल कैविटी में प्लेस किया वो होगा, ठीक है। तो डिटेक्टर उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा डीसी में, ठीक है। डीसी करंट में जब कन्वर्ट करेगा तो ये एज एज अ रिजल्ट ये सेंड कर देगा डिस्प्ले स्क्रीन पे। तो डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें मुख्तलिफ किस्म के स्पेक्ट्रा देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के स्पेक्ट्रा ड्रा होंगे डिस्प्ले स्क्रीन पे इस तरह करके, ठीक है। तो इधर से फिर हम एक जो सैंपल यूज़ कर रहे होंगे ईएसआर में उसके मुतल्लिक हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन से। इसके ज़रिए से डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं उस सैंपल की जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे सैंपल कैविटी में। तो ये थे सिंपल सी ईएसआर की डायग्रामेटिक वर्किंग और डायग्रामेटिक कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के आप यूजेस देखते हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर 3 पर्पसेस। ये ज़्यादातर 3 मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम स्टडी करते हैं फ्री रेडिकल और अनपेयर इलेक्ट्रॉन उनकी नेचर देखने के लिए ईएसआर की मदद से, ठीक है। सेकंड इसका यूज़ किया इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन ट्रिपल स्टेट। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ट्रिपल स्टेट में होता है उसकी स्टडी करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि उसकी क्या नेचर है, हम इसके लिए भी ईएसआर को यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम स्टडी जब करते हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसके मकसद के लिए भी हम ईएसआर को यूज़ कर सकते हैं। बाद औक़ात जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर हैं, फॉर हाइपर फाइन स्ट्रक्चर हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।